जैसा कि हमारे इस कहानी का प्लेटफॉर्म का एक है कि हम आज हमारी 3 महिला साथी हैं जो अपने-अपने कहानी का वाचन करेंगी, जिसमें सबसे पहले तोया जी अपनी कहानी को सुनाएँगी, फिर लक्ष्मी जी कहानी को सुनाएँगी और तीसरे नंबर पे शोभा जी हमें अपनी कहानी को सुना रही होंगी। तो तोया जी के बारे में हम थोड़ा-सा जान लेते हैं। हालाँकि तोया जी का ये सेकंड टाइम है हमारे सहजीवन के ग्रुप में अपने कहानी का वाचन करने का। तो तोया जी मूलतः दिल्ली से हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने इतिहास में पीएचडी भी किया है और कई वर्षों का उन्हें अनुभव भी रहा है अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में इतिहास पढ़ाने का। मगर एक मज़े की बात है कि उनको जो साहित्य से बहुत ज़्यादा रुचि रही है, हमेशा से, बचपन से ही। तो वो कई सारी लेखकों की कहानियाँ पढ़ती हैं, चाहे फ़ॉरेन राइटर्स का अनुवादित किया हुआ कुछ टेक्स्ट हो, लिखना उनका हो, महादेवी वर्मा जी का हो या फिर फणेश्वर नाथ रेणु जी का हो, प्रेमचंद जी का हो। बहुत सारे उन्होंने लेखकों के नाम लिए और उनने कई सारी कहानियाँ उनकी पढ़ी हुई हैं। साथ ही साथ उन्हें कविता जैसा कि अभी बताया भी तोया जी ने कि उन्हें कविता पढ़ने का शौक है, लिखने का नहीं है, पर उन्हें कविता पढ़ने का, गाने का, गज़लें गाने का, तो ये बहुत काफ़ी लंबे अरसे से वो ये करती आ रही हैं, अपने शौक को पूरा करती आ रही हैं। और साथ ही साथ जैसा कि अभी हम देखते हैं कि हमें हॉलीवुड, बॉलीवुड मूवीज़ कई ज़्यादा पसंद होता है, टॉलीवुड मूवीज़ पसंद होता है, इन्हें थिएटर देखना, लाइव थिएटर परफॉर्मेंस देखना पसंद होता है। हालाँकि हम में से काफ़ी सारे लोगों को भी ये पसंद होता है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो तोया जी को हम इस माध्यम से तो जाने हैं कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है। अब हम तोया जी की ज़ुबानी ही सुनते हैं कि आज वो कौन-सी कहानी सुना रही हैं और किस लेखक की कहानी हमें सुना रही हैं। तो ओवर टू यू तोया जी। धन्यवाद पारुल और धन्यवाद मेरे सहजीवन के दोस्तों। मैं आज आपको साइकिल की सवारी नाम की कहानी सुना रही हूँ, जो जिसके लेखक हैं सुदर्शन। ये कहानी मैंने अपनी बड़ी बहनों की एनसीईआरटी की हिंदी की किताब में पढ़ी थी, बहुत पहले, बचपन में कभी पढ़ी थी और तब से ये मेरे ज़हन में बैठी हुई कहानी है। और अब जब सुधीर जी ने मुझसे कहा कि कहानी सुनानी है, तो मैंने सोचा कि यही कहानी ढूँढ के सुनाई जाए दोबारा। तो कहानी का नाम है साइकिल की सवारी और लेखक हैं सुदर्शन। भगवान ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ, तो मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। सोचता हूँ, भगवान ने ये दोनों विद्याएं भी खूब बनाई हैं। एक से समय बचता है, दूसरी से समय कटता है। मगर तमाशा देखिए, हमारे प्रारब्ध में कलयुग की ये दोनों विद्याएं नहीं लिखी गईं। ना साइकिल चला सकते हैं, ना बाजा ही बजा सकते हैं। पता नहीं कब से ये धारणा हमारे मन में बैठ गई है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, मगर ये दोनों काम नहीं कर सकते हैं। शायद 1932 की बात है कि बैठे-बैठे ख्याल आया कि चलो साइकिल चलाना सीख लें। और इसकी शुरुआत यूँ हुई कि हमारे लड़के ने चुपचुपाते में ये विद्या सीख ली और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा। अब आपसे क्या कहें कि लज्जा और घृणा के कैसे-कैसे ख्याल हमारे मन में उठे। सोचा क्या हम ही ज़माने भर के फिसड्डी रह गए हैं? सारी दुनिया चलाती है, ज़रा-ज़रा से लड़के चलाते हैं, मूर्ख और गँवार चलाते हैं। हम तो परमात्मा की कृपा से फिर भी पढ़े लिखे हैं, क्या हम ही नहीं चला सकेंगे? आखिर इसमें मुश्किल क्या है? कूद कर चढ़ गए और ताबड़तोड़ पाँव मारने लगे और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है, तब टन टन करके घंटी बजा दी। ना हटा तो क्रोधपूर्ण आंखों से उसकी तरफ देखते हुए निकल गए। बस यही तो सारा गुर है इस लोहे की सवारी का, कुछ ही दिनों में सीख लेंगे। बस महाराज, हमने निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए, परवाह नहीं। दूसरे दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें ले जाकर श्रीमती जी के सामने पटक दिया कि जरा इनकी मरम्मत तो कर दो। श्रीमती जी ने हमारी तरफ अचरज भरी दृष्टि से देखा और कहा, इन कपड़ों में अब जान ही कहाँ है कि मरम्मत करूं? इन्हें तो फेंक दिया था, आप कहाँ से उठा लाए? वहीं जाकर डाला ये। हमने मुस्कुराकर श्रीमती जी की तरफ देखा और कहा, तुम हर समय बहस ना किया करो। आखिर मैं इन्हें ढूंढ ढांड कर लाया हूँ, तो ऐसे ही तो नहीं उठा लाया। कृपा करके इनकी मरम्मत कर डालो। मगर श्रीमती जी बोली, पहले बताओ इनका क्या बनेगा? हम चाहते थे कि घर में किसी को कानो कान खबर ना हो
और हम साइकिल सवार बन जाएं और इसके बाद इसके पंडित हो जाएं, तब एक दिन जहांगीर के मकबरे को जाने का निश्चय करें। घर वालों को तांगे में बिठा दें और कहें, तुम चलो, हम दूसरे तांगे में आते हैं। जब ये चले जाएं, तब साइकिल पर सवार होकर उनको रास्ते में मिलें। हमें साइकिल पर सवार देखकर उन लोगों की क्या हालत होगी। हैरान हो जाएंगे, आंखें मल मल कर देखेंगे कि कहीं कोई और तो नहीं। परंतु हम गर्दन टेढ़ी करके दूसरी तरफ देखने लग जाएंगे, जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं है, जैसे ये सवारी तो हमारे लिए साधारण सी बात है। झक मारकर बताना पड़ा कि रोज रोज तांगे का खर्च मारे डालता है, साइकिल चलाना सीखेंगे। श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मुझे तो आशा नहीं कि ये बेल आपसे मत्थे चढ़ सके। खैर, यत्न करके देख लीजिए, मगर इन कपड़ों से क्या बनेगा? हमने जरा रोब से कहा, आखिर बाइसिकल से एक दो बार गिरेंगे या नहीं, और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं? जो मूर्ख हैं वो नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, जो बुद्धिमान हैं वो पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं। मालूम होता है हमारी इस युक्ति का कोई जवाब हमारी स्त्री के पास ना था, क्योंकि उन्होंने उसी समय मशीन मंगवाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। हमने इधर बाजार जाकर जंबक के 2 डब्बे खरीद लिए कि चोट लगते ही उसी समय इलाज किया जा सके। इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश किया ताकि दूसरे दिन से साइकिल सवारी का अभ्यास किया जा सके। अब यह सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाएं। इसी उधेड़बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक बाजी शतरंज की? हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज तो जी नहीं चाहता। क्यों? यदि जीना चाहे तो क्या करें? ये कहते कहते हमारा गला भर आया। तिवारी जी का दिल पसीज गया। हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई, मामला क्या है? स्त्री से झगड़ा तो नहीं हो गया? हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था लाओ साइकिल की सवारी सीख लें, मगर अब कोई ऐसा आदमी दिखाई नहीं देता जो हमारी सहायता करे। बताओ, है कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में? तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी की आंखों से ऐसे देखा मानो कोई खजाना मिल रहा है और वे खाली हाथ रह जाते हैं। बोले, मेरी मानो तो ये रोग ना पालो, इस आयु में साइकिल पर चढ़ोगे? और यह भी कोई सवारियों में सवारी है कि डंडे पर उकड़ू बैठे हैं और पांव चला रहे हैं। अजी लानत भेजो इस ख्याल पर, आओ एक बाजी खेलें। मगर हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। साफ समझ गए कि तिवारी ईर्ष्या की आग में फूंका जाता है। मुंह फुलाकर हमने कहा, भाई तिवारी, हम तो जरूर सीखेंगे, कोई आदमी बताओ। आदमी तो है एक ऐसा, मगर वो मुफ्त में नहीं सिखाएगा, फीस लेगा। दे सकोगे? कितने दिन में सिखा देगा? यही 10-12 दिनों में। और फीस क्या लेगा हमसे? औरों से 50 लेता है, तुमसे 20 ले लेगा हमारी खातिर। हमने सोचा 10 दिन सिखाएगा और 20 रुपए लेगा। 10 दिन 20 रुपए, 20 रुपए 10 दिन, अर्थात 2 रुपए रोजाना, अर्थात 60 रुपए महीना, और वो भी केवल 1-2 घंटे के लिए। ऐसी 3-4 ट्यूशनें मिल जाएं तो 250-300 रुपए मासिक हो जाएंगे। हमने तिवारी जी से तो इतना ही कहा कि जाओ, जाकर मामला तय कराओ, मगर जी में खुश हो रहे थे। साइकिल चलाना सीख गए तो एक ट्रेनिंग स्कूल खोल देंगे और 300-400 रुपए मासिक कमाने लगेंगे। इधर तिवारी जी मामला तय करने गए, इधर हमने ये शुभ समाचार जाकर श्रीमती जी को सुना दिया कि कुछ दिनों में हम लोग ऐसा स्कूल खोलने वाले हैं जिससे 300-400 रुपए मासिक आमदनी होगी। श्रीमती जी बोली, तुम्हारी इतनी आयु हो गई मगर ओछापन न गया। पहले आप तो सीख लो, फिर स्कूल खोलना। मैं तो समझती हूँ कि तुम सीख ही ना सकोगे तो दूसरों को सिखाना तो दूर की बात है। हमने बिगड़ कर कहा, यह बड़ी बुरी बात है कि हर काम में टोक देती हो। हमसे बड़े बड़े सीख रहे हैं तो क्या हम ना सीख सकेंगे? पहले तो शायद सीखते या ना सीखते, पर अब तुमने टोका है तो जरूर सीखेंगे। तुम भी क्या कहोगी? श्रीमती जी बोली,
मैं तो चाहती हूँ तुम हवाई जहाज चलाओ, ये बाइसिकल क्या चीज है, मगर तुम्हारे स्वभाव से डर लगता है। एक बार गिरोगे तो देख लेना, वहीं साइकिल फेंक फाक कर चले आओगे। इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज दी। हमने बाहर जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। हमने शरीफ विद्यार्थियों के समान श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। तिवारी जी बोले, ये तो 20 पर मान ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से मनाया है, पेशगी लेंगे, कहते हैं पीछे कोई नहीं देता। अरे भाई हम देंगे, दुनिया लाख बुरी है, मगर फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। ये बस चलाना सिखा दें, फिर देखें। सॉरी, ये बस चलाना सिखा दें, फिर देखें हम इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। मगर उस्ताद साहब नहीं माने, फीस तो पहले ही लेंगे, और यदि आपने नहीं सिखाया तो नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे, और यदि नहीं लौटाया तो। इस पर तिवारी जी ने कहा, अरे साहब, क्या ये तिवारी मर गया है? शहर में रहना हराम कर दूं, बाजार में निकलना बंद कर दूं, फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल है? जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है, तब हमने फीस के रुपए लाकर उस्ताद को भेंट कर दिए और कहा, उस्ताद कल सवेरे ही आ जाना, हम तैयार रहेंगे। इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिए हैं, और अगर गिर पड़े तो चोट लगने पर लगाने के लिए जंबक भी खरीद लिया है। और हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है ना, उससे साइकिल भी मांग ली है। आप सवेरे ही चले आए तो हरि नाम लेकर शुरू कर दें। तिवारी जी और उस्ताद जी ने हमें हर तरह से तसल्ली दी और चले गए। इतने में हमें याद आया कि एक बात कहना भूल गए। नंगे पांव भागे और उन्हें बाजार में जाकर पकड़ा। वे हैरान थे। हमने हांफते हांफते कहा, उस्ताद, हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहां सीखेंगे। वहां एक तो भूमि नरम है, चोट कम लगती है, दूसरे वहां कोई देखता नहीं है। अब रात को आराम की नींद कहाँ? बार बार चौंकते थे और देखते थे कहीं सूरज तो नहीं निकल आया। सोते थे तो साइकिल के सपने आते थे। एक बार देखा कि हम साइकिल से गिरकर जख्मी हो गए हैं। साइकिल आप से आप हवा में चल रही है और लोग हमारी तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे। जब आंख खुली तो दिन निकल आया था। जल्दी से जाकर वो पुराने कपड़े पहन लिए, जंबक का डिब्बा साथ में ले लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। इसी समय उस्ताद साहब भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चले। लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि एक बिल्ली रास्ता काट गई और लड़के ने छींक दिया। क्या कहें, हमें इतना क्रोध आया उस नामुराद बिल्ली पर और उस शैतान लड़के पर, मगर क्या करते, दांत पीस कर रह गए। एक बार फिर भगवान का पावन नाम लिया और आगे बढ़े। पर बाजार में पहुंचकर देखते हैं कि हर आदमी हमारी तरफ देख रहा है और हंस रहा है। अब हम हैरान थे कि बात क्या है। सहसा हमने देखा कि हमने जल्दी और घबराहट में पजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए हैं और लोग इसी पर हंस रहे हैं। सर मुड़ाते ही ओले पड़े। हमने उस्ताद से माफी मांगी और घर लौट आए। अर्थात हमारा पहला दिन मुफ्त में गुजरा। दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूं, आप जरा साइकिल को थामिए। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जों की ऊपर नीचे परीक्षा शुरू कर दी। फिर कुछ जी में आया तो उसका हैंडल पकड़कर चलने लगे। मगर दो ही कदम गए होंगे कि ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल हमारे सीने पर चढ़ी आती है। इस समय हमारे सामने गंभीर प्रश्न ये था कि क्या करना चाहिए, युद्ध क्षेत्र में डटे रहें या हट जाएं। सोच विचार के बाद यही निश्चय हुआ कि ये तो लोहे का घोड़ा है, इसके सामने हम क्या चीज हैं, बड़े बड़े वीर योद्धा भी नहीं ठहर सकते। इसीलिए हमने साइकिल छोड़ दी और भगोड़े सिपाही बनकर मुड़ गए। पर दूसरे ही क्षण साइकिल पूरे जोर से हमारे पांव पर गिर गई और हमारी राम दुहाई बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंजने लगी। उस्ताद लस्सी छोड़कर दौड़े आए और अन्य दयावान लोग भी जमा हो गए। सबने मिलकर हमारा पांव साइकिल से निकाला। भगवान के एक भक्त ने जंबक का डब्बा भी उठाकर हमारे हाथ में दे दिया। दूसरे ने हमारी बगलों में हाथ डालकर हमें उठाया और सहानुभूति से पूछा,
चोट तो नहीं आई, ज़रा 2-4 कदम चलिए, नहीं लहू जम जाएगा। इसी तरह दूसरे दिन भी हम और हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी ही दूरी पर ज़ख्मी हो गए। हम लंगड़ाते हुए लौट आए और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भेज दी। मगर हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज तो देखिए, अब भी मैदान में डटे रहे। कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने तुड़वाए, कपड़े फड़वाए, पर क्या मजाल जो जी छूट जाए। 8-9 दिनों में साइकिल चलाना सीख गए थे, लेकिन अभी उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता था, तो फिर लिए जाते थे। हमारे आनंद की कोई सीमा नहीं थी। सोचा, मार लिया मैदान हमने। 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे और उसके बाद प्रोफेसर, प्रिंसिपल, इसके बाद ट्रेनिंग कॉलेज और फिर 300-400 रुपए मासिक। तिवारी जी देखेंगे और ईर्ष्या से जलेंगे। उस दिन उस्ताद जी ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया कि ले जाओ, अब तुम सीख गए। अब हम साइकिल चलाते थे और दिल ही दिल में फूले ना समाते थे। मगर हाल ये था कि कोई आदमी 100 गज के फासले पर होता तो हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देते, भाई साहब बाईं तरफ हट जाइए। दूर फासले पर कोई गाड़ी दिख जाती तो हमारे प्राण सूख जाते। उस समय हमारे मन की जो दशा होती वो परमेश्वर ही जानता है। जब गाड़ी निकल जाती तब कहीं जाकर हमारी जान में जान आती। सहसा सामने से तिवारी जी आते हुए दिखे। हमने उन्हें भी दूर ही से अल्टीमेटम दे दिया कि तिवारी जी बाईं तरफ हो जाओ, वरना साइकिल तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे। तिवारी जी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, जरा एक बात तो सुनते जाओ। हमने एक बार हैंडल की तरफ और दूसरी बार तिवारी जी की तरफ देखकर कहा, इस समय बात सुन सकते हैं, देखते नहीं हो साइकिल पर सवार हैं। तिवारी जी बोले, तो क्या जो साइकिल चलाते हैं वो किसी की बात नहीं सुनते हैं? बड़ी जरूरी बात है, जरा उतर आओ। हमने लड़खड़ाती हुई साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया, उतर आएंगे तो चढ़ाएगा कौन? अभी तो चढ़ाना सीखा है, चढ़ना नहीं सीखा। तिवारी जी चिल्लाते ही रह गए। हम आगे निकल गए। इतने में सामने से एक तांगा आता दिखाई दिया। हमने उसे भी दूर से ही डांट दिया, बाईं तरफ भाई, अभी नए चलाने वाले हैं। तांगा बाईं तरफ हो गया। हम अपने रास्ते चले जा रहे थे। एकाएक पता नहीं घोड़ा भड़क उठा या तांगे वाले को शरारत सूझी। जो भी हो, तांगा हमारे सामने आ गया। हमारे हाथ पांव फूल गए। जरा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते। मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। उस समय हमें ख्याल ही ना आया कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों ही तांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश हो गए। जब हम होश में आए तो हम अपने घर में थे और हमारी देह पर कितनी ही पट्टियां बंधी थी। हमें होश में देखकर श्रीमती जी ने कहा, क्यों, अब क्या हाल है? मैं ना कहती थी साइकिल चलाना ना सीखो। उस समय तो किसी के सुनते ही ना थे। हमने सोचा, लाओ सारा इल्जाम तिवारी पर लगा दें और आप साफ बच जाएं। बोले, ये सब तिवारी जी की शरारत है। श्रीमती जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये तो तुम उसे चकमा दो जो कुछ जानता ही ना हो। उस तांगे पर मैं ही तो बच्चों को लेकर घूमने निकली थी कि चलो सैर भी कराएंगे और तुम्हें साइकिल चलाते भी देखाएंगे। हमने निरुत्तर होकर आंखें बंद कर ली। उस दिन के बाद फिर कभी हमने साइकिल को हाथ ना लगाया। तो तोया जी साइकिल चलाने सीखने से लेके बहुत ही जुड़ी जुड़ी इससे बहुत मजेदार घटनाओं का वर्णन है इस कहानी में, जो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया है। शुक्रिया। तो बहुत बहुत ही अच्छा वर्णन किया आपने। तो हमारे कई सारे साथी भी इमोजीज के द्वारा, आप जब कहानी पढ़ रही थी, एंजॉय कर रहे थे और आप खुद भी बहुत एंजॉय कर रही थी उसको, ये देख के भी समझ में आ रहा था। तो हम जितने भी साथी जुड़े हैं, कुछ इस कहानी से लेके कुछ बातचीत रखना चाहें तो कर सकते हैं।
जी, पूनम कुमारी जी। मैम गुड इवनिंग मैम सभी को। मैं पूनम मैं बता रही थी कि कहानी सुनते समय ना मेरा जब साइकिल सीख रही थी तो मुझे भी अपना साइकिल सीखने का समय याद आ गया। मैं भी दो व्यक्तियों के बीच में पैरों के बीच में साइकिल घुसा दी थी जब फर्स्ट टाइम मैं सीख रही थी तो और दूसरा बार तो हद ही हो गया कि मैं किसी के झोपड़ी में घुसा दी थी साइकिल को चलाते समय। वो चीजें मुझे याद आ गई यहाँ पे सुनते समय। बहुत ही अच्छा है सीखने का समय जो होता है ना वो एकदम क्या बोले गिरते हैं, हाथ पैर में चोट लगता है, पर सीखने का अंदर से जो जिज्ञासा था ना, आज मैं भी साइकिल सीख गई और साइकिल से ही आज स्कूल कॉलेज ऑफिस सब जगह जाती हूँ आज। तो अब मेरी जरूरत है स्कूटी सीखने की। अब देखते हैं कि अब कैसे सीख पाएंगे स्कूटी कितना मेरे गिराऊंगी, कितना मैं क्या करूंगी, अभी स्टार्टिंग नहीं हुआ है, अभी सीखना स्टार्ट करेंगे स्कूटी। थैंक यू मैम सुनाने के लिए स्टोरी। पूनम, आप अपने एक्सपीरियंस फिर हमें शेयर भी करिएगा स्कूटी सीखने को। वैसे जिन लोगों को साइकिल आ जाती है ना, फिर स्कूटी में दिक्कत नहीं आती बैलेंस करना, वो यस संभाल लेते हैं। मुझे लग रहा है ऐसा अभी पहले सीखने से पहले कि वजन होगा, कैसे संभालेंगे, बहुत गिरेंगे। मुझे साइकिल चलाते समय भी उस तरह का डर था, पर वो चलाते चलाते और धक्का मारते और सबके बीच में जाते जाते वो चीजें डर खत्म हुई। और अभी स्कूटी चलाने से पहले मेरे अंदर वो डर है कि मैं क्या करूं। नहीं, आप भी मुझको उस्ताद रख लीजिएगा। यस मैम। अच्छा लगा सुनकर स्टोरी। थैंक यू मैम। धन्यवाद। जी, शोभा जी। थैंक यू पूनम। जी, शोभा जी। हाँ जी। अ, एक बड़ी उम्र में कुछ नया सीखने का जो झिझक और जो शर्म और जो फिर अ, भय और जिज्ञासा सब कुछ वो बहुत अच्छे से इस कहानी में आया और आपने सुनाया भी मैडम ने बहुत अच्छे से। और सबको मेरे ख्याल से जिन्होंने बड़ी उम्र में जाकर के कुछ सीखा होगा तो उनको सबको अपनी अपनी कहानियां याद आ रही होगी कि मैंने भी जब जरूरत पड़ी जब साइकिल चलाना सीखा तो यही कुछ मानसिकता थी कि अरे कैसे और कहीं गिर न जाए, है ना, और धीरे तो धीरे कोई देख न ले। सबसे बड़ी बात ये होती है। और जब मैं ठीक है चला लिया जब तो मेरी बड़ी बहन ने मुझसे सिखाया तो वो कह रही थी हाँ अरे आ गई। तो मैं सीखने तक नहीं गिरी लेकिन मुझे लगा कि अच्छा मैं बिना किसी के सहारे चला रही हूँ, ये देखने के लिए मैं पीछे मुड़ी और गिरी। तो ये बहुत अच्छी तरह से कहानीकार ने इस पूरी भावनाओं को व्यक्त किया है और मजा आया सुन के कहानी। शुक्रिया। जी, धन्यवाद। जी, थैंक यू शोभा जी अपनी बात को रखने के लिए। चंदन यादव जी, जी, आप कह सकते हैं विचार रखिए। हाँ तो हमारे शहर में बच्चों की साइकिल किराए से मिलती थी। तो शायद 50 पैसे घंटा होगा। तो वो याद आया मुझे। और समय का इतना भान तो रहता नहीं था, तो हर 10-15 मिनट में किसी ना किसी से पूछते रहते थे, भैया कितना टाइम हुआ, भैया कितना टाइम हुआ। क्योंकि पास में 50 पैसे ही होते थे, अगर 60 पैसे का टाइम हो जाएगा तो फिर देंगे कैसे। तो ये चिंता पूरे टाइम बनी रहती थी, तो उसको याद दिला दिया। मुझे मोटरसाइकिल सीखने का एक मतलब एक तरह से नुस्खा कहें या आपका हौसला बढ़ाने वाली बात कहें, वो याद आती है ऐसे में। तो मुझे अपने दोस्त ने मोटरसाइकिल चलाना सिखाया। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम्हें नहीं आती, कम आती है, पर जो सामने से बाइक लेके आ रहा है उसको तो आती है, इसलिए चिंता मत करो। वैसे शोभा जी ने एक बात बिल्कुल सही कही कि जब हम गिरते हैं तो अपने गिरने से ज्यादा चिंता ये होती है कि आजू बाजू वाले तो नहीं देख रहे, कोई देख तो नहीं रहा। ये सबसे ज्यादा, ये बड़ी एक हमारी साइकोलॉजी है कि जब भी गिरते हैं तो पहले ख्याल ये आता है इधर उधर कोई देख तो नहीं रहा।